बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना लैक्रिमल सिस्टम को 25 से 30 मिनट के अंदर कवर करना है। लैक्रिमल अपरेटस बेसिकली क्या होता है, टीयर प्रोडक्शन और ड्रेनेज। ठीक है, अगर अपरेटस का लफ्ज़ आ गया ना तो मतलब उसने टीयर की प्रोडक्शन भी करवानी है आंसुओं की, और उसने उसकी ड्रेनेज के लिए भी अपना रोल प्ले करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना वो लैक्रिमल अपरेटस में दो पोर्शन होते हैं, एक सेक्रेटरी पोर्शन होता है, एक एक्सक्रीटरी पोर्शन होता है। सेक्रेटरी क्या करता है, टीयर की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, सेक्रीशन करवाना होता है। जबकि एक्सक्रीटरी क्या करता है, उस टीयर की जो बना हुआ है उसको ड्रेनेज करवाना होता है। ठीक, अब जो प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, बेसिकली आँख के ऊपर ना, लेटरल साइड के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं। वो ग्लैंड क्या करती हैं, वो टीयर की प्रोडक्शन करवाती हैं लेटरल साइड से, और फिर यहाँ पे जो है ना वो आँख के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर आँख जब चिपकती है तो ये टेयर फिल्म पूरी की पूरी स्प्रेड हो जाती है। फिर नाक की तरफ जो है ना वो हमारे पास लैक्रिमल जो ड्रेनेज वाला सिस्टम है ना, सारे का सारा वो वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास मरीज़ आया है, ठीक है, और उसके जो है ना वो लेटरल साइड पे जो है ना वो स्वेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे करके आपका जो है ना वो लैक्रिमल ग्लैंड होता है। अगर मरीज़ आया उसकी ये नाक है ना आपका, ठीक, तो यहाँ पे अगर स्वेलिंग है तो आपने हमेशा देखना है कि वहाँ पे ग्लैंड का कोई मसला होगा। ठीक है, अगर मीडियल साइड पे स्वेलिंग है तो यहाँ पे सैक का मसला है यहाँ, जबकि लेटरल साइड पे अगर होगा तो ग्लैंड का मसला होगा कोई ना कोई। अब हमारे पास वो कह रहा है कि आईलेड की जो है ना वो विंग करने से जो है ना वो पूरी आँख पे जो आंसू फैल जाता है। अब ड्रेनेज करने किस तरह होती है, ये देखो, लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, लेटरल साइड पे, यहाँ से आंसू बने, ऊपर आए और नीचे कुछ आ गए, पलकें झपकी, पूरी आँख पे ये स्प्रेड कर गया। अब मीडियल साइड में हमारे पास है, यहाँ पे भी एक सुराख होता है, एक यहाँ पे भी है, जिसे हम कहते हैं पंक्टा। ठीक, अब ये पंक्टा के ज़रिए जो है ना अब ये आंसू ने ड्रेनेज होना है। तो पंक्टा जो है ना ये यहाँ से ये खुलते हैं अपर कैनालिकुलाई में, ऊपर वाली कैनाल, नीचे वाली लोअर कैनालिकुलाई में। ठीक, फिर वो क्या करते हैं, हमारे पास अपर और लोअर यहाँ पे मिल जाते हैं कॉमन कैनालिकुलाई में। कॉमन कैनालिकुलाई जो है ना यहाँ पे हमारे पास लैक्रिमल सैक बनता है। ठीक, अब ये लैक्रिमल सैक जो है ना वो नाक के अंदर नेज़ो लैक्रिमल डक्ट एक होती है, उसके ज़रिए आपके जो है ना इन्फीरियर मीएटस के अंदर जाके ओपन होता है। तो जब आप रोते हैं तो आँखों से आंसू होते हैं, फिर नाक से भी बहना शुरू कर देता है। तो वो यही होता है कि आँखों के आंसू कुछ कॉमन कैनालिकुलाई से, अपर और लोअर से, कॉमन से, लैक्रिमल सैक से, हमारे पास नेज़ो लैक्रिमल डक्ट से इन्फीरियर मीएटस में, और यहाँ पे एक वाल होता है छोटा जिसे हम कहते हैं हेज़नर्स वाल। ईज़ी हो गया। अब वो कह रहा है हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जो है ना वो 70 से 80% जो है ना वो टेयर हमारे पास जो है ना लोअर, क्योंकि ग्रेविटी होती है तो ज़्यादातर टेयर जो है ना वो नीचे से वाले पंक्टा से जो है ना हमारे पास मूव करते हैं, ऊपर वाले से भी करते हैं लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे वाले से हम कर जाएंगे। फिर लैक्रिमल अपरेटस में वो कह रहा है हमारे पास जो सेक्रेटरी पोर्शन है लैक्रिमल ग्लैंड है, एक्सक्रीटरी पोर्शन में हम देखते हैं जो लैक्रिमल ग्लैंड है ये वाला, ये हमारे पास बादाम की तरह का होता है, आलमंड शेप। एक बात ये, सुप्रो लेटरल और एंटीरियर लेटरल में हमारे पास इसकी बाउंड्रीज हैं। बाकी वो कह रहा है कि इसके ऊपर जो है ना वो एक मसल होता है जो इसको लैक्रिमल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाले को आर्बिटल पार्ट, नीचे वाले को हमने पैल्पेब्रल पार्ट में, ये है ना ग्लैंड। ठीक है, तो इसके दरमियान से एक मसल गुजरेगा जो इसको आर्बिटल पार्ट में और नीचे वाले को पैल्पेब्रल पार्ट के अंदर तकसीम कर देता है। ठीक, वो अब हमारे पास होता है लिवेटर एपोन्यूरोसिस होता है जो इसको जो है ना दो में डिवाइड कर देता है, ऊपर वाला आर्बिटल ओ, नीचे वाला पी वाला जो है ना नीचे होगा। ठीक है, तो पैल्पेब्रल पार्ट होता है। वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास सेक्रेटरी एपिथेलियम सेल यहाँ पे होती हैं जो कि हमारे पास फंक्शन करती हैं रिफ्लेक्स की टेयर प्रोडक्शन की। आंसू तीन तरह के बनते हैं आपके, एक का बेजल टेयर, रिफ्लेक्स टेयर, साइकिक टेयर या इमोशनल टेयर। बेजल टेयर जो 24 घंटे बनेंगे आपके, जिन्होंने आँख को नरमो मुलायम रखना है। ठीक है, और ये 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट के हिसाब से जो है ना ये बनती है और ये लुब्रिकेशन आप आई करते हैं। ठीक है, तो अब बेजल टेयर में दो है, ग्लैंड ऑफ क्रूसाई और वाल्फरंग, ये दो ग्लैंड होते हैं जो हमारे पास मेंटेन करते हैं टेयर की फिल्म को। ये जो मर्जी कर लो, ये बंदे के बनने बने हैं। रिफ्लेक्स टेयर में क्या होता है, जब कोई रिफ्लेक्स आया, सपोज हमने प्याज काटे हैं, ठीक, तो उसकी वजह से जो आंसू बनेंगे उससे कहेंगे रिफ्लेक्स टेयर। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना वो हद से ज़्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस करवा देता है। ठीक, फिर साइकिक टेयर, कोई अगर खुशी का मौका है या गमी का मौका है तो खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं, तो ये साइकिक टेयर होते हैं। बेसल, साइकिक, और हमारे पास साइकिक या इमोशनल टेयर होते हैं, या फिर हमारे पास रिफ्लेक्स टेयर। रिफ्लेक्स मतलब कोई पुरानी चीज़ आके आँख पे लगी है, इरिटेट किया तो उसने कर दिया। फिर
कह रहा है कि क्रेनियल नर्व 7 की ब्रांच जो है ना वो टेरिगॉइड गैंग्लियन से गुजर के वो लैक्रिमल अपरेटस को स्टिमुलेट। C7 की जो है ना वो ब्रांच वो बेसिकली टेरागाइड गैंग्लियन से गुजर के जो है ना लैक्रिमल ग्लैंड को जाके C7 जो है फेशियल नर्व में जाके जो है ना इसको सप्लाई करना होता है। ब्लड सप्लाई क्या है लैक्रिमल ग्लैंड की, नाम में काम है, लैक्रिमल आर्टरी है, वीनस ड्रेनेज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हो गया। सुपीरियर और इन्फीरियर में से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है ना वो ड्रेनेज करेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे पास वो कह रहा है प्री एयोरिकुलर कान के आगे लिम्फ नोड होते हैं वो करेंगे। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास ट्राइजेमिनल जो है ना उसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है ना वो लैक्रिमल ग्लैंड को नर्व सप्लाई करती है। ठीक, फिर वो लैक्रिमल ब्रांच जो सेंसरी सप्लाई वो करेगी। सिंपैथेटिक भी कुछ होती हैं, वेदो मोटर फाइबर जो है ना वो लैक्रिमल ग्लैंड को करती है। पैरासिम्पैथेटिक में C7 सिंपैथेटिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास था ट्राइजेमिनल, ठीक है, C5, और हमारे पास C7 पैरासिम्पैथेटिक में C7 जो है ना वो आके सप्लाई करती है। फिर वो कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात होती है। ये हमारे पास सुराख मैंने दिखाई, पंक्टा होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है इनकी कैनालिकुलाई में, ये अपर कैनालिकुलाई, ये लोअर कैनालिकुलाई। वो कह रहे हैं 0.3 mm इसका जो है ना वो डायामीटर होता है इस सुराख का, ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटे से पपीला ही लगा होता है। कैनालिकुलाई में हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल भी होती है और जॉइंट भी होती है। अपर कैनालिकुलाई, लोअर कैनालिकुलाई। अपर कैनालिकुलाई जो है ना वो पंक्टा 0.3 mm का है। अपर कैनालिकुलाई का शुरू वाला पार्ट 2 mm का है, आगे वाला 6 से 8 mm का है। फिर हमारे पास यहाँ नेजो लैक्रिमल सैक शुरू हो जाती है। दो पोर्शन कैनालिकुलाई के, एक वर्टिकल पोर्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है कैनालिकुलाई। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया, ठीक। तो इस डिस्टेंस का मकसद ये होता है जब हमने इंजेक्शन लगाना हो तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। नेजो लैक्रिमल सैक के बारे में अब यानी ये वाली सैक जो है ना हमारे पास, ये था अपर कैनालिकुलाई, लोअर कैनालिकुलाई, और ये हमारे पास नेजो लैक्रिमल सैक है। इसके बारे में कह रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होती है इन दी मीडियल ऑर्बिटल वॉल के अंदर, मीडियल साइड में नाक की तरफ जो है यहाँ पे हमारा सारा नाक होता है ना, तो मीडियल ऑर्बिटल साइड पे जो है ना वो हमारे पास ये मौजूद होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो 12 से 15 mm जो है ना इसकी लेंथ होती है और 5 से 6 mm विड्थ होती है। अगर याद रख लें तो कर लेना। लेजो लैक्रिमल डक्ट, ये जो नीचे वाली हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, जो मैंने ये बनाई हुई है लेजो लैक्रिमल डक्ट नीचे नाक पे, ये हमारे पास कह रहा है 18 mm की होती है। अगर वाल बंद हो ना तो ब्लॉकेज जो है ना यहाँ ये हेजनर वाल यहाँ पे होता है, अगर ये बंद हो तो ये सारी ब्लॉकेज हो जाती है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास फिर वो ये बाकी जो है ना वापस जाके फिर आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, वाटरी आई जिसे हम कहते हैं। साइकोलॉजी के अंदर थोड़ी सी देख लो, फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। टेयर प्रोडक्शन जो है ना बेजलर टेयर हर वक्त जिन्होंने प्रोड्यूस होना है, सेकंड वाला रिफ्लेक्स था, थर्ड वाला हमारे पास साइकोजेनिक टेयर था। तो वो कह रहा है कि 20% जो है ना वो हमारे पास टेयर, मतलब अगर 100 कतरे टेयर के पैदा हुए हैं ना तो इसके अंदर 20 जो कतरे हैं ना वो हमारे पास पानी हवा के अंदर उड़ जाएंगे। बाकी जो 80 रह गए हैं, 80 में से भी वो कह रहा है हमारे पास जो है ना 80 कतरों में से जो 90% कतरे हैं ना वो हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो, आंख दोबारा जज़ब कर लेगी। लेकिन जो 10% है ना वो हमारे पास फिर नेज़ो लैक्रिमल डक्ट से नाक के अंदर से ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारे पास ना रीअब्जॉर्ब, ये टेयर जो है ना ऊपर कॉर्निया के बिल्कुल ऊपर जो है ना एक पतली सी लैब टेयर बना देती है जिसे हम कहते हैं टेयर फिल्म। तो इनका यही काम है और कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास कॉर्निया जो है ना उसकी 3 लेयर जो है ना वो हमारे पास होगी। जो कॉर्निया है, जो आँख का आगे वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा पार्ट, इसकी हमारे पास 3 लेयर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुन ला। एक हमारे पास ऑयली लेयर, दरमियान वाली मिड थिक एक्वस लेयर होती है और एंड वाली फिर हमारे पास इनर म्यूकस यानी म्यूकस लेयर हो जाती है, ठीक है। आउटर लेयर जो है ना वो हमारे पास सबसे बाहर वाली ऑयली लेयर है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी को दूर भगाती है। आँख के ऊपर पानी चला भी गया तो ये हाइड्रोफोबिक है, कॉर्निया इसको पानी को दूर देगा। और ये हमारे पास मिबोमियन और ग्लैंड ऑफ ज़िस जो है ना वो सेक्रेट करते हैं सेबेशियस सेक्रेशन को। मिडल वाली जो लेयर है एक्वस लेयर है, ये हमारे पास लैंड ऑफ क्रूज है, वॉल्फेरंग और लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना ये मिडल लेयर उससे मिलकर बनती है। इनर लेयर जो है ना वो हम कह रहे हैं म्यूकस की लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर ये होती है और यहाँ पे म्यूसन कंटेन होता है और साथ में हमारे पास वो गोबलेट सेल भी होते हैं और हैंडली और मैन सेल, वो सारे के सारे ये क्या करते हैं हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। सबसे इनर वाली हाइड्रोफोबिक, दरमियान वाली बिल्कुल पानी है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये इसलिए हाइड्रोफिलिक है क्योंकि बाहर से जो है ना वो हमारे पास ड्राइनेस ना हो जाए आँख की, ठीक है। तो इस वजह से ये 3 लेयर आपको पता होनी चाहिए कॉर्निया की। देन कह रहा है कि जब बच्चा जो है ना वो रोता है मगर आंसू नहीं आते 3 से 4 वीक तक, ठीक है। छोटा बच्चा जब नया नया पैदा होता है वो रोता है लेकिन उसके आंसू नहीं गिर रहे होते ना, ठीक। 3 से 4 हफ्ते बाद जो है ना वो बच्चे के अंदर ना आंसू बनना शुरू करते हैं, नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस ये है, ठीक है। और वो साल्टिन टेस्ट होते हैं, उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, यूरिया होता है, प्रोटीन होती है, लाइसोजाइम होती है, पीएच जो है ना वो 7.5 होती है आंसुओं की आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो ज़रा रिवाइज़ कर लो।
लैक्रिमल अपरेटर में सेक्रेटरी सिस्टम होता है और एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक, सेक्रेटरी हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब ड्रेनेज की बारी है। ड्रेनेज जो है ना ये वाला सारे का अपर कैनालिकुलाई, लोअर कैनालिकुलाई हो गया वहाँ पे। ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना अब इस सिस्टम के अंदर, ठीक, ये सपोज करें ना ये लैक्रिमल सारे का सारा ड्रेनेज सिस्टम है, इसका सारे गटर गुटर बने हुए हैं जो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे ड्रेनेज में ब्लॉकेज। देखा, कैनालिकुलाई में, अपर कैनालिकुलाई में हो सकता है ब्लॉकेज, लोअर में हो सकता है कॉमन कैनालिकुलाई में, या नेजो लैक्रिमल डक्ट के ऊपर ब्लॉकेज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन या तो कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे कुछ लोगों की बंद होती है या फिर बाद में बंद हो जाती है। हो सकता है कोई इन्फेक्शन भी हो, ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा तब भी ये बंद हो जाएगी। वो अक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर ये सैक के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है, ये सैक के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इन्फेक्शन हम कहते हैं डिकैरियोसिस्टाइटिस। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिकैरियोसिस्टाइटिस। तो हमारे पास जो सैक का जो है ना वो हमारे पास लैक्रिमल सैक, ठीक, उसका जो हमारे पास ब्लॉकेज है और वहाँ इन्फेक्शन है वो सारे का सारा हमारे पास होता है। अब मोस्ट कॉमन जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो हमारे पास होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट। ये वाली नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है ना इसकी सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास देखने को आती है। वो कह रहा है कि टेस्टिंग टेक्निक क्या है, हमें किस तरह चेक करना है कि आया कि वाकई कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो एक हमारे पास है सिरिंजिंग, एक हमारे पास है प्रोबिंग, और एक हमारे पास होता है जोन्स मेथड। सिरिंजिंग में हम क्या करते हैं, एक सिरिंज के जरिए ना पंक्टा के अंदर सिनाइल डालते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज करिए ये अपर जो है ना वो कैनालिकुलाई लोअर, ये अपर पंक्टा है लोअर, सिरिंज लेंगे, भरेंगे उसको सिलाइन वाटर के साथ और अपर कैनालिकुलाई में डालेंगे पानी, ठीक है। और अगर तो यहीं से वापस आ गया तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज है। अगर यहाँ से पानी डाला है और नीचे वाले पंक्टा से आ गया तो इसका मतलब कॉमन कैनालिकुलाई ब्लॉक है, पानी यहाँ से होके 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 यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर तो नेजो लैक्रिमल डक्ट में ब्लॉकेज है तो यहाँ से होके गांधमान यहाँ से लेके और हमारे पास जो वापस आएगा आँख से, वो हमारे पास जो है ना वो गंदा सा फ्लूइड होगा। तो इस वजह से बातें उनकी की हुई हैं। सिरिंज के ज़रिए हमने यही करना है कि अपर कैनालिकुलाई से ऊपर नीचे भी डालना होता है। अगर इंजेक्शन यहाँ से हमने पानी डाला और यहीं से वापस आ गया तो मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है। कॉमन कैनालिकुलाई के अपर से डालेंगे, लोअर से वापस आ रहा है अगर पानी, तो इसका मतलब ये कॉमन कैनालिकुलाई में है। अगर तो म्यूकोप्रूलेंट आ रहा है तो मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है, हमने पानी यहाँ से डाला, यहाँ से घूम 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 के सारा फिर लोअर में से वापस आया है। तो मतलब अगर तो क्वेश्चन के अंदर म्यूकोप्रूलेंट जो है ना वो सेलाइन वाटर आया, हमने साफ पानी डाला और म्यूकोप्रूलेंट प्रूलेंट जो है ना वो वापस आया, तो इसका मतलब ये हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट का ब्लॉकेज है। और ये मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज है जो नाक के अंदर ओपन होती है जाके फिर हेड वाल्व के अंदर, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशन करनी है सिरिंजिंग के अंदर। इंजेक्शन 1 में क्लियर फ्लूइड डाला और उसी पंक्टा से जहाँ से डाला उसी से निकल आया क्लियर फ्लूइड, मतलब हमारे पास इंडिविजुअल कैनालिकुलाई ब्लॉक है, ठीक है। अगर हमने क्लियर फ्लूइड यहाँ से डाला और क्लियर फ्लूइड ही आया लेकिन वो दोनों पंक्टा से हो गया, ऊपर वाले से भी थोड़ा सा आ गया और बाकी नीचे वाले में से आ गया, तो इसका मतलब है ये कॉमन कैनालिकुलाई का। अगर हमारे पास म्यूकोप्रूलेंट फ्लूइड आ गया तो मतलब ये जो लैक्रिमल डक्ट का ब्लॉकेज है ये हमारे पास। सेकंड में हमारे पास है प्रोबिंग। प्रोबिंग बेसिकली क्या होता है, बारीक तार होती है वो हमने मारनी होती है, ठीक है। तो तार डालने के लिए जो करें 2 से 5 अगर mm तक हमें सॉफ्ट टच मिल जाए तो मतलब ब्लॉकेज है इंडिविजुअल कैनालिकुलाई। अगर हमने डाली और 2 से 5 mm के ऊपर ही हमें ब्लॉकेज, कोई सॉफ्ट सा ब्लॉकेज मिल गया और आगे वो नहीं जा रहा तो इसका मतलब है ये कॉमन कैनालिकुलाई का। अगर 8 से 10 mm तक जाने के बाद हुआ तो मतलब कॉमन कैनालिकुलाई का ब्लॉकेज है। और अगर हमारे पास 12 mm तक आगे चली गई है उसके बाद हमें जो है ना ब्लॉकेज नज़र आ रहा है तो मतलब वो नाक की हड्डी को लग रहा है अब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज है। इजी सी कंसेप्ट है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दी है बातें। बाकी जोन्स मेथड के अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। जोन्स के भी जो है ना वो 2 मेथड है, एक हमारे पास है जोन 1 जोन 2, ठीक। जोन 1 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई फ्लोरिसेंट जो है ना रंग बिरंगा डाई सा होता है। हम क्या करते हैं, फ्लोरिसेंट डाई एक पंक्टा से डालते हैं, ठीक है, डालते डालते यहाँ पे नाक की जो है ना अंदर रुई रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जोन्स 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम फ्लोरिसेंस डाई जो है ना वो डालेंगे यहाँ से और नाक के अंदर जो है ना एक रुई रख दिया करते हैं। तो पानी क्या कहेगा, अगर तो हर चीज़ खुली हुई है ना तो फ्लोरिसेंस डाई यहाँ पे रुई के ऊपर आके लग जाएगा। अगर कहीं पे ब्लॉकेज होगा तो ये रुई जो है वैसे की वैसे सफ़ेद रहेगी, हमारे पास ये डाई इसके ऊपर नहीं होएगा। ये होता है जोन 1 के अंदर, ठीक है। तो जोन्स 2 के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हो सकता है अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, या तो पंप की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर हमने जो है ना वो अब यहाँ पे पंप भी किया है, हमने पहले तो सिंपल पानी जोन 1 में डाला था, जोन 2 में क्या होगा कि हम यहाँ से जो है ना वो हल्का हल्का पंप भी करेंगे, ठीक है। अगर पंप करने के बाद भी यहाँ पे डाई ये रुई रंग बिरंगी ना हुई,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे अगर पंप किया और यहाँ पे रुई फिर गीली हो गई है और यहाँ पे डाई आ गई, इसका मतलब है किसी यहाँ पे जो पंप फेलियर है ना, उसका मतलब है जो इस पंप को आगे फ्लूइड को लेके आ रहे हैं उसके बदले के पंप जो है ना वो नेज़ोलैक्रिमल अपरेटस के ख़राब है। तो ये है जोन 1 और जोन 2 का एक कंसेप्ट मैंने ईज़ी सा बता दिया, आपको होपफुली समझ आ जाएगी। जोन 1 में सिंपल डाई डाल के रख देनी है, कुछ भी नहीं करना आपने, और वो खुद ब खुद कॉटन जो है ना वो थोड़ी देर बाद गीली हो जाए। जोन्स 2 में हमने पंपिंग करनी है। अगर तो पंपिंग करने से ठीक हो गया तो मतलब हमारे पास यहाँ पंप का मसला है। अगर पंपिंग करने के बाद भी ये रुई गीली ना हुई, डाई ना हुई, तो इसका मतलब यहाँ का कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। ये हमारे पास जोन क्राइटेरिया होता है। तो अभी तक हमारे पास सिरिंजिंग था, प्रोबिंग था और जोन्स मेथड, 3 मेथड आपको पता चल गए। अब ब्लॉकेज के बारे में होता है। ब्लॉकेज वो कह रहा है हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनिटल में वो कह रहा है हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। बर्थ के ऊपर बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। किधर गई है वो, यस। बर्थ के ऊपर जो है ना वो हमारे पास ये जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है ना, ये वाली, ठीक है। अगर ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यहाँ से ब्लॉकेज है तो आपने क्या करना है, बर्थ के ऊपर उसकी बर्थ के बाद नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की कैनालाइजेशन होती है नॉर्मल बच्चों के अंदर, ठीक है। दरमियान में सुराख है जो 4 से 5 हफ्ते लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर 4 से 5 वीक तक जो है ना वो बच्चे की आँखों यहाँ से जो है ना वो रोता है और आँखों से आँसू सारे सारे बाहर आना शुरू हो जाती हैं। वाटरी आई अगर हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है जो उसके नाक से निकल नहीं रही और सारी की सारी आई से बाहर आ रही है। बच्चा प्रेजेंट करेगा अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ब्लॉकेज एपिफोरा के साथ, वाटरी आई, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और इन्फेक्शन के साथ होगा, ठीक है। 5% वो कह रहे हैं हमारे पास नेज़ल डक्ट और वो यूनिलेटरल हो सकता है, वो नाक के एक साइड भी हो या दूसरी वाली भी हो, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाईलेटरल भी हो सकती है ब्लॉकेज बच्चों के अंदर, ठीक। अब हमारे पास वो कह रहा है कि इसके लिए फाइंडिंग टेस्ट क्या है, तो फाइंडिंग के लिए रो लैब्स जो है ना वो हमारे पास एक निमोनिक है, रूपलेस रिगर्जिटेशन टेस्ट प्रेशर ऑन लैक्रिमल सैक, इसे हम कहते हैं, ठीक है। रूलैप्स टेस्ट आपने करना होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने जो है ना वो मीडियल साइड के ऊपर ना नाक के, ठीक है, वो रिगर्जिटेट करना होता है, तो उससे क्या होता है कि अमूमन केनाल खुल जाया करती है। कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर ब्लॉकेज हो गया तो वहाँ से म्यूको जो है ना वो सील और म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज बार बार आता रहेगा और उसके जो है ना वो इन्फ्लामेशन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल सैक जो उसकी ना ये वाली सैक, ठीक है, ये अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगी ना तो वो क्या होगा, उसे हम कहेंगे कंडीशन को डिक्रेयोसिस्टियाइटिस हो गया, ठीक। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, अप टू 9 मंथ जो है ना हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बच्चे 9 माह तक आपने वेट करना है, बच्चे की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। कभी कभी होता है बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो आंसू का प्रेशर इतना होता है कि वो खुद ब खुद ये डक्ट जो है ना वो खुल जाती है, जब यहाँ से आंसू ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो वो खुद ब खुद डक्ट को खोल देंगे, ठीक। नंबर सेकंड पे वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस मसाज, माँ को कहते हैं कि तुमने यहाँ पे जो है ना वो बार बार मसाज करते रहना, और मसाज करने का तरीका क्या है, दिन में 4 दफ़ा करना है, ठीक है। और कितनी बार करना है, हर बार आपने 10 मरतबा जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा कर दिया सुबह के वक्त, फिर दोपहर के वक्त, फिर असर के बाद और फिर इशा के बाद, ठीक है। तो 4 दफ़ा ये सेशन दोहराना है और हर दफ़ा 10 मरतबा यहाँ पे जो है ना हल्का हल्का आपने वो कहते हैं कि टैपिंग करनी होती है, कि मसाजिंग करनी होती है। इस मसाज से क्या होता है कि यहाँ से आंसू का कुछ ना कुछ प्रेशर जो है ना इसको खोल देता है डक्ट को, ठीक है। साथ में वो कह रहा है अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप हल्की सी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा खतरा हो, ठीक। 9 माह तक ये माँ को कहना है कि तुमने ये करना है, तो होपफुली ज़्यादातर बच्चों की खुल जाती है। अगर फिर भी ना खुले तो फिर मसला है, ठीक है। मतलब पक्का अगर ब्लॉकेज है तो फिर आपने सर्जिकली जो है ना इसको हमें खोलना होता है। तो हम क्या करते हैं सर्जिकली, फिर या फिर हम प्रोबिंग करते हैं, ठीक है। वो मतलब एक बारीक सी तार होती है, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से फिर वो घुमा के अगर यहाँ से कैनालिकुलर ब्लॉक यहाँ से खुल जाएगा, अगर यहाँ से तो यहाँ से वो प्रोबिंग के ज़रिए मतलब हमने खोलनी होती है, ठीक है। पहले उसको जो है ना वो सिरिंजिंग के ज़रिए जो है ना मतलब सिरिंजिंग के ज़रिए डाल के कंफर्म कर लो कि है या कि ब्लॉकेज है कहाँ पे, ठीक है। तो फ्लूइड डालो, अगर क्लियर फ्लूइड यहीं से वापस आ गया तो मतलब ऊपर वाली कैनालिकुलर ब्लॉक है। अगर यहाँ से डालो यहीं से वापस आ गया नीचे वाली कैनालिकुलर, अगर यहाँ से डाला है और दोनों से बाहर आ गया पानी तो इसका मतलब ये है कि कॉमन कैनालिकुलर ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहाँ से डाला और हमारे पास म्यूकोपुरुलेंट वापस आया, गंदा पानी वापस आया, मतलब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है, तो इसकी सिरिंजिंग करके देख लेनी है, उसके बाद आपने प्रोबिंग करनी होती है उसकी, ठीक। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड क्या DCR है, डिकैरोसिस्टोरेहिनोस्कोपी, इसके लिए जो है ना हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अंदर क्या होता है सैक जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना हम मोस्टली क्या होता है ये इंफीरियर मीएटस के अंदर नाक के जो है ना आगे ओपन हो रही है, तो DCR में हम क्या करते हैं ये सैक को ना अगर यहाँ से ब्लॉकेज है तो ये पकड़ के हम ना इसको मिडिल मीएटस के अंदर ओपन करवा देते हैं, रास्ता इसका तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है।
तो जब हद से ज़्यादा एपोफोरिया हो जाए तो हमारे वीक होते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेज हमने अभी तक पढ़ा कंजेनिटल एक्वायर्ड में प्राइमरी होता है, बूढ़े लोगों में हो जाता है, ठीक है, फीमेल ज़्यादा सफ़र करती है। सेकेंडरी में कह रहा है कोई इन्फेक्शन हो गया आँख का, वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई फाइब्रोसिस हो जाए बूढ़े लोगों में, तो ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट अमूमन कभी-कभार ब्लॉक हो जाया करती है, ठीक है। तो बाकी ये कह रहा है कि हमारे पास ड्रेनेज जो है ना वो अगर ना हो तो इन्फेक्शन हो जाता है, वो हमारे पास तो यहाँ पे जब ड्रेनेज नहीं होती तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन कर देते हैं नेज़ोलैक्रिमल सैक की। जब सैक की इन्फ्लेमेशन होगी इसमें क्या कहते हैं डिक्रायोसिस्टाइटिस के बारे में, ठीक है। तो इन्फेक्शन में वो कह रहे हैं स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन मोस्टली होता है, वहाँ पे अपसेस आ जाती हैं। एग्जामिनेशन में वो कह रहे हैं कि स्वेलिंग ऑन द मीडियल कैंसस, जब आप एग्जामिन करेंगे ना तो इसके मीडियल कैंसस के ऊपर जो है ना वो बड़ी हैवी वाली जो है ना यहाँ पे करती है, देख रहे हो स्वेलिंग इसकी नज़र आ रही है, मैंने गंद मार दिया ऊपर लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है। स्वेलिंग ऑन द मीडियल कैंसस, रेडनेस होगा, फिर हमारे पास हाथ लगाने नहीं देगा बच्चा, रोएगा चीखेगा और वहाँ पे रिकर्जिटेशन नहीं कर सकती आप। माँ जब भी यहाँ पे वो मसाज करने की कोशिश करेगी वो चीखे मारना शुरू कर देगा। इतना अगर वो ज़्यादा सीवियर है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लिक्रेयोसिस्टाइटिस है, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दी। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सेलुलाइटिस हो सकता है। बाकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देनी है, पेन रिलीफ के लिए दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी और हार्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे जिस तरह हम गर्म कपड़ा कर लगाते हैं ना, यहाँ पे मुंह से गर्म करके बिल्कुल हार्ट वो कंप्रेसर से मिलते हैं वो लगाने पड़ते हैं, वो बच्चा ठीक हो जाता है। बाकी सर्जिकली वो कह रहा है एब्सेस की इंसिजन कर देनी होती है, पहले इसकी इंसिजन करके सारा गंदा मटीरियल निकाल लो और उसके बाद फिर आपने करनी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कह रहा है कि हिस्ट्री ज़्यादा लंबी होगी और वहाँ पे स्टेसिस में हमारे पास इन्फेक्शन आपको दिख जाएगा, लेस पेन। क्रोनिक अगर ज़्यादा देर तक है तो वहाँ पे उसको पेन कम होगी कॉन्स्टेंटली और पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। रिगर्जिटेशन वहाँ पे हम कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी सिस्टम के बारे में। अब एक और कंसेप्ट है डिक्रेयो एडिनाइटिस, मतलब अभी तक हमने ये डिक्रायोसिस्टाइटिस का पढ़ा था कि ये लैक्रिमल सैक की इन्फ्लामेशन। अगर लैक्रिमल ग्लैंड की जो लेटरल साइड ऑफ आई पे है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम कहेंगे डिक्रायो एडिनाइटिस। ये ग्लैंड की एडिनाइटिस है। सिस्टाइटिस मतलब सी जो है ना वो हमारे पास ये जो सैक है ना उसकी इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस होती है। अगर एडिनाइटिस का लफ्ज़ आ गया तो मतलब ये लैक्रिमल ग्लैंड की हो गई है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, यहाँ पे एक्यूट होती है, वो कहते हैं एस शेप्ड जो है ना आपको मिलती है। वजह क्या है, एब्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, फंगल में हिस्टोप्लाज्मा हो सकता है या फिर बैक्टीरियल में स्टेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस हो सकता है हमारे पास। पेन ऑन दी लेट, वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा डॉक्टर साहब मेरी जो है ना वो ये लेटरल साइड ऑफ आई जहाँ पे ये लैक्रिमल ग्लैंड है इसकी जो है ना यहाँ पे मेरी बड़ी दर्द रहती है। डिस्कम्फर्ट इन अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ आई के ऊपर उसको पेन रहेगी, डिस्कम्फर्ट, और कभी कभार इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है कि ये टॉसिस करवाए, मतलब आईलेट की ड्रॉपिंग भी हमारे पास करवा जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, टॉसिस होगा सुप्रोलेटर क्वाड्रेंट के अंदर। बाकी वो कह रहा है डिक्रायो एडिनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, आपने हार्ट फॉर्मेशन एंटीबायोटिक दे देनी है तो आपके पास बंदा ठीक हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। क्रोनिक में पुराना जो होता है ना वहाँ पे कह रहा है पेन जो है ना वो नहीं होगी। अगर किसी को बहुत पुराना चल रहा है तो वो क्रोनिक के अंदर वो पेन नहीं होती, पेन लेस इनलार्जमेंट आती है। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना वो क्रोनिक एडिनाइटिस का केस होता है। एस शेप्ड लिड मार्जिन, मतलब जो लिड मार्जिन है यहाँ पे आपको एस शेप्ड यूँ करके आपको एस शेप्ड कुछ ना कुछ दिखेगा। फिर आई में वो कह रहा है कि डाउनवर्ड होगी और इनवर्ड, आँख जो है ना वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आती है क्योंकि यहाँ पे वजन पड़ा है, इसने टॉसिस करके इसको नीचे की तरफ लिया और डाउनवर्ड और इनवर्ड ले जाएगा। इनवर्ड ये जो बाकी बातें। अच्छा, कोई क्वेश्चन आता है एक्यूट एडिनाइटिस और क्रोनिक एडिनाइटिस के अंदर क्या, क्रोनिक में पेन नहीं थी, एक्यूट के अंदर पेन थी, ठीक है। काज क्या, बैक्टीरियल वायरस फंगस, यहाँ पे कोई भी क्रोनिक के अंदर ट्यूमर वगैरह आ सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। इन्फ्लामेशरी साइन एक्यूट के अंदर प्रोमिनेंट होती हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको स्वेलिंग दिख जाएगी। यहाँ पे आपने एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, हार्ट फॉर्मेशन और वो सारे के सारे देने हैं। यहाँ पे जो है ना अगर ट्रोमा हुआ है तो ट्रोमा को ठीक करो, ट्यूमर है तो ट्यूमर को ठीक करो, ऑटो इम्यून है तो इम्यूनिटी को ठीक कर लो, स्टीराइड दे दो। ये एक्यूट और क्रोनिक की डिक्रायो एडिनाइटिस के बारे में आपको फ़र्क आना चाहिए। फिर हमारे पास है केरेटो कंजक्टिवाइटिस। केरेटो मतलब कॉर्निया, कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा। कॉर्निया और कंजक्टाइवा के अंदर जो है ना हमारे पास हो जाता है सिक्का, इसको हम कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्वस प्रोडक्शन इनसफिशिएंट है, ग्लैंड का मसला है, इसने एक्वस प्रोडक्शन ही कम किया तो इसकी वजह से आई ड्राई होगी, तो कॉर्निया और कंजक्टाइवा के अंदर मसले आएंगे जिसे हम कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। ईजी हो गया, लीड टू कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। या तो बंद बहुत कम रहा है, यहाँ से सक्रीट कम रहा है, या फिर यहाँ से एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक तो बन कम रहा है और यहाँ से जो आंसू बना हुआ उसको फ़ौरन से एक्सक्रीट किया जा रहा है, तो आँख के पास कोई बचा ही नहीं है आंसू वगैरह, तो वो क्या करेगा फिर, मसला क्या होगा हमारे पास, वो कह रहे हैं कि डी नर्वेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व
इसकी वजह से ना लैक्रिमल ड्राई आई हमारे पास आ जाता है पेशेंट के अंदर। तो प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस पीकेसी में क्या कह रहा है, सारा मसला लैक्रिमल ग्लैंड का अगर होगा तो प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस कंजेनिटल हो सकता है, डीनर्वेशन हो सकती है, इडियोपैथिक हो सकती है। या फिर वो कह रहा है जॉर्जन सिंड्रोम के बारे में एक उसने बात की हुई, ऑटोइम्यून डिजीज होती है प्राइमरी जॉर्जन और सेकेंडरी जॉर्जन सिंड्रोम। ये आपने पैथो के अंदर भी शायद पढ़ा हो। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन लैक्रिमल ग्लैंड स्वेट ग्लैंड को ना डिस्ट्रॉय करते हैं। प्राइमरी जॉर्जन के अंदर क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ आती है कि लैक्रिमल ग्लैंड जो आँख के लेटरल साइड पे है, इसको ही पकड़ के से टपा-टप मार दिया है। तो ये प्राइमरी जॉर्जन, इसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो हमारे पास केराटोकंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, जिसे हम साथ में वो ड्राई आई और ड्राई माउथ के साथ कंप्लेन करेगा। सेकेंडरी में कह रहा है कि हमारे पास बॉडी में कोई और इम्यून डिजीज़ चल रही थी, तो उसी के अंदर में, मतलब अगर किसी बंदे को एसएलई था, ठीक है, तो एसएलई ने क्या करना, कोई और बीमारी थी लेकिन उसने एट दी एंड जाके इसको भी तबाह कर दिया। प्राइमरी में इसी के लिए ऑटोइम्यून हुआ था बंदा, सेकेंडरी में एसएलई था या फिर उसको आर्थराइटिस था, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना उसकी आंखों का ग्लैंड भी उड़ना शुरू कर दिए। फिर बाकी कह रहे हैं नॉन जॉर्जन सिंड्रोम में ट्रोमा हो सकता है, इन्फेक्शन या ट्यूमर हो सकता है, ईजी बात है, कुछ भी नहीं है। तो अभी तक हमने जो है ना वो केराटोकंजक्टिवाइटिस की जो है ना वो 4 टाइप्स पढ़ ली है। प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सारे का सारा मसला लैक्रिमल ग्लैंड का है, ये अपना काम नहीं कर रहा, डंगर है ये। प्राइमरी जॉर्जन में क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेट इसके अंदर आए और इसने इसको तबाह कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, एसएलई या आर्थराइटिस का मसला था, तो उसने जाके ऐड दिया इसको तबाह कर दिया। फिर लास्ट में नॉन जॉर्जन में हमारे पास कोई ट्रोमा इन्फेक्शन था या हाइपर सेंसिटिविटी था, जिसने जाके हमारे पास इसको तबाह कर दिया। तो ये 4 आपको ड्राई आई सिंड्रोम या जॉर्जन सिंड्रोम या फिर केराटोकंजक्टिवाइटिस का नॉन जॉर्जन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3 पे हमारे सेकंड पे कह रहा है इवेपोरेशन ऑफ द टीयर, इवेपोरेट टीयर डिसफंक्शन। मिबोमियन ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास ऑयली सेक्रीशन अगर सेक्रीट ना करे, देखो टीयर जो है ना आंसू की एक लेयर होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉर्नर के ऊपर जो टीयर फिल्म लगी हुई है ना, उसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे ऑयली एक लेयर होती है। ऑयली लेयर का काम क्या है कि आंसुओं को उड़ने नहीं देना। अगर ऑयली लेयर ना आए, कौन सिक्रीट कर रहा था, मिबोमियन ग्लैंड, ठीक है। तो मिबोमियन ग्लैंड और जिस ग्लैंड, मोस्टली मिबोमियन ग्लैंड अगर अपना काम ना करे तो ये ऑयली लेयर नहीं होगी, नीचे सारा पानी रह गया, तो पानी तो हवा में यूँ उड़ता है, ठीक है। ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक थी तो इसने पानी को पीछे भगाया हुआ था, लेकिन जब ये पानी एक्सपोज होगा, ऑयली लेयर खत्म हम कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ड्राई आई हो जाएगी। ऑयली सेक्रीशन नहीं हुई, टेयर फिल्म की ड्राइनेस, इचिंग, बर्निंग होगी, जो कि हमारे पास जब वो एक्सपोज करेगा स्किन सन के साथ, वाइंड के साथ या फिर हॉट क्लाइमेट जब भी उसको छुएगा तो वो ये काम हो जाएगा उसका। फिर वगैरह फोटोफोबिक होगा, म्यूकस डिस्चार्ज होता है। एग्जामिनेशन में कह रहा है हमारे पास क्या होगा, पेशेंट को आईलाइड का स्वेलिंग होगी, मार्जिन ऑफ आईलाइड ब्लेफराइटिस, जिसके अंदर हमने एंटीरियर ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर में फिर इन्फेक्टिव था, नॉन इन्फेक्टिव था। इन्फेक्टिव में हमारे पास था ग्लूइंग थी, नॉन इन्फेक्टिव में हमारे पास वो डेंड्रफ आ गई थी, और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में हमारे पास बर्निंग ऑफ आईलाइड थी। मरीज आया है, अब क्लिनिकल सिनेरियो सुनो, ड्राइनेस है, इचिंग है, बर्निंग है, एक्सपोज टू एयर, देखने में वो कॉर्नियल फिलामेंट जो है, म्यूकस जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो स्टैंड आपको नज़र आ रहे हैं। डायग्नोसिस क्या होगा, क्योंकि वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इचिंग भी है, जब वो सन को एक्सपोज करता है तो उसको बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग होती है, तो हमारे पास क्या है, टीयर फिल्म डिसफंक्शन है, जिसकी वजह हमारे पास क्या होगा, केराटोकंजक्टिवाइटिस हो जाएगा मरीज को। मिबोमियन ग्लैंड का सारा इशू होता है, जिसके अंदर केराटोकंजक्टिवाइटिस आ जाता है। क्लिनिकली कह रहा है कि हमारे पास मार्जिन टीयर होता है, म्यूकस डिस्चार्ज होगा, कॉर्नियल फिलामेंट दिख जाते हैं। स्पेशल टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, टीयर फिल्म को चेक करने के टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट हमने टाइम चेक करना होता है। मतलब एक टीयर फिल्म बनती है, पलक झपकती है तो पूरी टीयर फिल्म बन जाती है, कितनी देर में वो टूटती है, इसे हम कहते हैं बट ब्रेक अप टाइम ऑफ द टीयर फिल्म, कितनी देर बाद बंदा आँख यूँ झपकता है और उससे पहले टीयर ब्रेक कर जाती है। नंबर सेकंड पे हमने आँखों की जो एपिथेलियम है ना, उसकी स्टेनिंग करा देनी, फ्लोरेसेंस, रोज बेंगल डाई, और हमने जो है ना वो बाकी दूसरे कुछ डाई हैं, लेसमेनिस डाई जो है ना, ठीक है। तो रोज बेंगल डाई जो है ना वो आपने देख लेनी है। उसके अंदर बाकी शिमर टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास एक वेटमैन पेपर होता है, हम वेटमैन पेपर जो है ना वो इस तरह जो है ना वो फाड़ के ना यूँ करके इसकी आँख के ऊपर लगाती हैं, तो गीला कितना हुआ है, कितने टाइम में गीला हुआ है ना, उसको हम देख लेते, पता लग जाता है कि कितनी जो है ना वो हमारे पास वो टेयर फिल्म ब्रेकअप होगी। बाकी साइटोलॉजी में देख लेंगे तो अगर कॉर्निया के अंदर आपको गोवलेट सेल नज़र आ गया तो मतलब पक्का कन्फर्म है। ट्रीटमेंट में आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, आर्टिफिशियल टेयर उसको दे देनी है, क्योंकि ड्राइनेस नहीं होने देनी कभी भी आपने आँख के अंदर,
ठीक है। अगर टेयर फिल्म जल्दी ब्रेक कर रही है तो आपने उसको आर्टिफिशियल टेयर, ये जो एक्टर्स डालते हैं ना अपनी आँखों में, ठीक है, ड्रामों के अंदर मोस्टली, आर्टिफिशियल टेयर में सेलुलोज़ होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है और पेट्रोलियम मिनरल ऑयल होता है, ये आँख के अंदर डाल दो। फिर हमारे पास कुछ सीरम होते हैं जिसके अंदर कहते हैं विटामिन ए हो गया और कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो आपने साथ देने होते हैं जो कि मेंटेन करता है कॉर्निया को। फिर माइकोलिटिक एजेंट होते हैं जो कि एसिटाइलसिस्टीन होता है जो कि हमारे पास डिस्टॉर्ट करता है म्यूकस स्ट्रैंड को। और टॉपिकल जो है ना हमारे पास रेटिनाइड विटामिन ए जो है ना वो काफ़ी हेल्प करता है। बाकी कह रहा है विटामिन ए ज़्यादा देना है आपने ताकि वो डैमेज को रिमूव कर दे। और एंटी इन्फ्लामेटरी एसिड्स, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। इवन आप उसको कॉन्टैक्ट लेंस दे देंगे ना तो वो अगर आँख के ऊपर अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेगा तो वहाँ से जल्दी खुश्क नहीं होगी आँख, ठीक है। बाकी वो कह रहा है अगर ठीक ना हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में पंक्टा के ऊपर एक प्लग डाल दो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पंक्टा है तो ये बेसिकली जो है ना आंसुओं को निकाल निकाल के ड्रेन कर रहे हैं, तो आप पंक्टा को ही अगर थोड़ा सा बंद कर दो, इसके ऊपर एक प्लग लगा दो, ठीक है, जो कभी कभार खुले और फिर बंद हो। तो अगर इसके प्लग लगाएं तो सारे आंसू यहाँ पे रहेंगे तो वो जल्दी ड्राइनेस नहीं होगी। तो पंक्टा के ऊपर आप प्लग लगा दोगे तो बाकी वो कह रहे हैं प्रोडीड डक्ट जो है ना इसकी ट्रांसप्लांटेशन भी आप कर सकते हो। बाकी वाटरिंग ऑफ आई और जो है ना आंखों से पानी आना दो तरह से होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास लैक्रीमेशन, या तो इंक्रीज है या फिर इसको कहते हैं एपीफोरा। अगर तो यहाँ से टेयर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर आंखों में पानी पानी आ जाता है, इसे हम कहते हैं लैक्रीमेशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अगर ड्रेनेज बंद है और फिर आंखों में पानी आ रहा है, यहाँ से नॉर्मल आंसू आ रहे थे, ड्रेनेज अगर गटर ही बंद है जो पानी को लेके जाएंगे, तो ड्रेनेज का मसला, तो इसे हम कहेंगे एपीफोरा। ईज़ी हो गया। तो अगर नो ड्रेनेज होगी तो उसे हम कहेंगे एपीफोरा। अगर यहाँ से ड्रेनेज ठीक है लेकिन हमारे पास ये वाला जो है ना ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्साइटेड होकर बनाई जा रहा टपा टप टपा टप, तो इसे हम कहेंगे लैक्रीमेशन, ठीक है। लैक्रीमेशन एल यहाँ पे लगेगा और यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एपीफोरा ई यहाँ पे होगा, आई की तरफ ई होगा, ऊपर एल होगा, ठीक है। अब लैक्रीमेशन में क्या था, वो ज़्यादा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था तो कॉर्निया की इरिटेशन होगी, फॉरेन बॉडी, फिर इन्फ्लामेशन होगी, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और क्रोकोडाइल टेयर के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मगरमच्छ हर वक्त आंसू बहाता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही बात होगा। और ये हाइपरथायराइडिज्म और कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से। नो ड्रेनेज कब होगी, जब ड्रेनेज ना होगा तो मीडियल एंड जो है ना यहाँ पे ब्लॉकेज हैं सारे के सारे, तो उसे हम कहेंगे एपीफोरा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, पंप फेलियर, या तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर इसके जो पंप इसके अंदर लगे होते हैं जिसको आंसू को आगे लेके जाते हैं वो पंप ही ख़राब है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। चेक करने आप पेटेंसी को जॉन्स टेस्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा पंप कौन सा फेल है। बाकी आप कह रहे हैं कि हमने गैमा रेज डाल के देखिए, एक्सरे करके देख लो। बाकी ट्रीटमेंट के आई और पंक्टा की पोजीशन को आपने ठीक करना है। मोस्टली क्या होता है, ये पंक्टा जो है ना ऊपर नीचे लुढ़क जाती है, तो आपने इसकी पंक्टा की एक तो पोजीशन को ठीक करना है, नंबर सेकंड पे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे प्रोबिंग कर देनी है, वहाँ पे वो तार डाल के ना उसको खोल देना है, तो आपके पास ये सारे का सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लैक्रिमल एपरेटस। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। बाकी आपने यहाँ से पढ़ लेना ड्रेनेज सिस्टम की, एक्यूट है, क्रोनिक है, एपीफोरा के बारे में आ जाता है, ठीक है। क्रोनिक डिक्रियोसिस के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो दैट्स ऑल अबाउट। ये देख रहे हैं आपको म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या है, नेजो लैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज है, तो ये म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास कंजक्टाइवा है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ये देखें कितने पेजेस है और मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है मोबाइल के अंदर, तो उसको मैं अपलोड करके बाकी वीडियोस को ना उसको डिलीट करके तो इसके अंदर फिर हमारे पास ये कॉर्निया आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आज ही जो है ना आपका एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है ना वो आई का साइड पे लग जाएगा, ठीक है। तो फिर कॉर्निया के केराटाइटिस के बारे में हमने सारे का सारा पढ़ना है और फिर इसके जो जो साइन है ना वो हम देखेंगे, और केराटोकोनस के बारे में सारे का सारा। होपफुली कि किसी ना किसी एक बंदे की जो है ना वो हेल्प ज़रूर हो रही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी एंड पे आईलेट की ट्यूमर है तो इंशाल्लाह ये आज हम करके सो रहे हैं। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी, आई योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।